निजामुल मुल्क के बारे में कहा जाता है कि उसने 100 युद्ध लड़े थे और 100 युद्धों में ना के बराबर उसकी पराजय थी। लेकिन यहां सामना था बाजीराव प्रथम से। बाजीराव प्रथम ने भी 40 युद्ध लड़े और एक भी नहीं हारा। तो जो मैं कह रहा हूं ना, 100 युद्धों में से ना के बराबर हारे, जो हारे वो बाजीराव प्रथम नहीं हराई, और 2 बार हराया निजामुल मुल्क को, और उसे घुटनों पे लाकर के मजबूर किया कि वह एकमात्र छत्रपति स्वीकार करे साहू जी महाराज को, और चौथ और सरदेश मुखी उसको देने होंगे। यानी कि टोटल उसकी जितनी इनकम हो रही है, चौथ कितना होता था उसका बताओ? 1/4, एक इंस्टॉलमेंट। और सरदेश मुखी के रूप में जितना आपका वार्षिक आय है उसका 1/10। देश मुखी को 10 से याद रखिए, 1/10। तो भैया उसने ये भी कमाल करके दिखाया। ओके, तो 1724 में किसको हराया? 1724 नहीं, 24 में तो वो हैदराबाद की स्थापना उसने की थी। 1728 में, 1728 में। 24 का तो कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ा ही चुका हूं। 24 याद है ना? थम्सअप करें, हाँ जी भैया। तो 1728 में, 1728 में हुआ था पालखेड़ वॉर, पालखेड़ युद्ध, पालखेड़ वॉर। पालखेड़ वॉर, और इस पालखेड़ वॉर में कौन कौन थे सामने? एक तो निजाम उल मुल्क, निजाम उल मुल्क लिख लेना जिन साथियों की मेमोरी थोड़ी कमजोर हो। मुंगी सिवगांव की संधि हुई, मुंगी सिवगांव ट्रीटी। कौन सी ट्रीटी साइन हुई? मुंगी सिंगांव। इन सब की जरूरत पूछ पड़ेगी जब मैं ईस्ट इंडिया कंपनी आपसे पूछूं, तब बताना। ट्रीटी कब किया ये? आप कहेंगे भैया 1728 की, युद्ध ही 1728 में हुआ है। तो इस बार उसने क्या किया कि भाई एक काम करते हैं, उसने कहा मैं सरेंडर करता हूं, और साहू जी को एकमात्र छत्रपति स्वीकार किया। याद रख लेना, निजाम शाही ने एकमात्र छत्रपति, उसने कहा भैया अब हम नहीं भड़काएंगे इसको, संभाजी द्वितीय को, आप अकेले हो, एकमात्र छत्रपति नहीं स्वीकार, सॉरी, एकमात्र छत्रपति स्वीकार कर लिया गया। क्लियर है बात? बोला भैया गलती हो गई थी, मेरे मुंह से निकल गई थी। अब लेकिन इसको क्या है, फिर इसको जो है आपका कुछ समय बाद में जो मुगल शासक थे वो इसको भड़काते हैं, कहते हैं यार कोई बात नहीं, हार गए तो क्या हुआ। अब ये 10 साल बाद इसने फिर मेहनत की थी, 10 साल बाद इसने फिर हिम्मत की थी, फिर से इसको हराया, फिर से। तो दोबारा 1738, ये दोनों एक साथ ही लिख लो ताकि याद रहे। 1738 में, 1738 में आपका दुरई सराय की संधि हुई थी, दुरई सराय, 50 लाख रुपए। अब 2 बार जब इतने बड़े कमांडर को हरा दिया, इतने बड़े कमांडर को जब हरा दिया, तो कहते बाजीराव प्रथम की प्रसिद्धि बहुत बढ़ी, और आपका जो मराठा शासन था उसकी भी प्रतिष्ठा बहुत हुई। और इसी के समय पर आपका, इस समय पर आप जानती, मैं आपको बता चुका हूं, ये तो मैंने दोनों एक साथ लिखा दिए, तो यहाँ पे एक लिखना। 1729, जो मैं बता रहा था, बुंदेलखंड की हेल्प उन्होंने की मुगलों के खिलाफ, बुंदेलखंड की गुजरात विजय। क्योंकि अब लक्ष्य हो चुका था कि भाई सिर्फ साउथ में काम नहीं चलेगा, अब उत्तर को भी जीतना है। मुगलों के लिए उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था कि यदि इस जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार किया जाए तो ये शाखाएं स्वयं गिर जाएंगी। और करेज आप जानते ही हो, चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते। वो एक विजन था। तो क्या बोलेंगे, गुजरात विजय कर लिया, यानी कि आपका पश्चिम की तरफ। और फिर कहां पर आपका 1737 दिल्ली। कौन था दिल्ली में? मैंने आपको बताया था भैया, मोहम्मद शाह रंगीला था, दिल्ली जीती मोहम्मद शाह रंगीला के समय। एक और वर्ष लिखना, 1739, पुर्तगालियों को हराया। ये सब वर्ष पूछे जाते हैं। पुर्तगालियों को हराया, और पुर्तगालियों ने क्या कहा था? पुर्तगालियों को हराया, पुर्तगालियों को हराया। और आपका यहां पर एक ट्रीटी साइन हुई थी, बसीन की ट्रीटी, बसीन की संधि। इन्होंने भी माफी मांगी, पुर्तगालियों ने भी। यहां पर जब दिल्ली जीती तो मुगलों से भी संधि हुई। मुगलों ने कहा कि भैया आप ही छत्रपति हैं,
अब क्या होगा जब संपूर्ण भारत किसी व्यक्ति को छत्रपति स्वीकार कर रहा है, तो उस समय थोड़ा सोच के देखिए क्या ऑरा रहा होगा एक पर्सन का, क्या चर्चाएं रही होंगी। और मुगलों ने एक बात इनसे कही कि ठीक है हम तुमसे संधि करते हैं, लेकिन जब कभी हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो तुम भी हमारा साथ दोगे। ये जो मुगलों से संधि हुई थी मराठों की, ये इनके लिए फिर बाद में चिंता का कारण भी बनी। ठीक है, क्योंकि कुंभेर में जब आपका जाट राजा सूरजमल विद्रोह कर रहे थे मुगलों के खिलाफ में, जिनको जाटों का प्लूटो भी हम कहते हैं, तो राजा सूरजमल के खिलाफ ही घेरा डाल दिया था मराठों ने। इसी वजह से क्या हुआ था, उन्होंने जो विश्वास जाटों का प्राप्त करना चाहिए था मराठाओं को, वो उन्होंने खो दिया। उसकी बात हम अभी आपके करेंगे आगे चल के किसके समय पर ये हुआ। तो 1737 में उन्होंने दिल्ली जीती, गुजरात विजय, ये बात क्लियर है, पहले इसके लिए थम्स अप करके बताएं मुझे। दिल्ली जीती, तो आप समझ गए अभियान जबरदस्त है उस समय के। भैया साहू जी महाराज कहाँ गए, साहू जी महाराज कहाँ गए, साहू जी महाराज बताया नहीं, 1707 से लेकर के और 1749 तक छत्रपति हैं, वो तो बैठे हुए आराम से गद्दी पर लाइक राष्ट्रपति। बाजीराव प्रथम प्रधानमंत्री की तरह काम कर रहे हैं, भाषण भी देना है, लोगों से कुछ झूठ भी बोलने हैं, कहीं पे कूटनीति भी करनी है, कहीं पे लोगों को बुद्धू भी बनाना है, टेलीप्रॉम्प्टर पे कुछ देख के कुछ बोलना भी है। वो प्रधानमंत्री की तरह है। वो तो छत्रपति साहू जी महाराज अभी कहाँ है, 49 तक, अभी तो हम उनका समय पे बाजीराव प्रथम को पढ़ रहे हैं, बाजीराव प्रथम, क्योंकि वो 1740 तक है। ठीक है, अब आएंगे 1740 में इनकी बीमारी की वजह से क्या हो गई, डेथ हो गई 1740 में। तो फिर बनते हैं तीसरे पेशवा, तीसरे पेशवा लिख लिया करो इन चीजों को। अगर मैं कार्यकाल लिख रहा हूं ना, यहाँ पे आपका लिखा था ना मैंने 1720 से 40, कहाँ गया, ये रहा, यानी 1740 में इनकी डेथ हो गई थी। ओके, कॉमन समझ तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। तीसरे पेशवा बने बालाजी बाजीराव। तीनों पेशवाओं के नाम एक बार देखें ध्यान से, क्योंकि पेशवाओं के नाम आप देखोगे अक्सर मिलते हुए रखेंगे। तो पहले कौन है, बालाजी विश्वनाथ, तो पहले विश्व, पहले कौन है, पहले विश्व है। दूसरे नंबर पर कौन है आपका, तो दूसरे पर है विश्व में बाजी, बाजीराव। और तीसरे पे कौन है, बालाजी जोड़ दो, बालाजी का पहला नाम बालाजी विश्वनाथ का, और दूसरे वालों का जोड़ लो बाजीराव, तो पहले दो का नाम इकट्ठा मर्ज कर दो। ठीक है, तो बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव जो गद्दी पर बैठे 1740 से 61, 1740 से 61, किसके समय पर पेशवा है ये, एक तो साहू जी महाराज, यानी कि साहू जी महाराज कब तक है, तो 1749 तक। अभी उनको साहू जी महाराज को बताएंगे, 49 आएगा तब बताएंगे ना उनके बारे में। ओके, तीसरे पेशवा, अब इनके बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या है कि तीसरे पेशवा जो बालाजी बाजीराव थे, इनके पुत्र का नाम याद रखना है आपको, पुत्र, इनके पुत्र का नाम था विश्वास राव, विश्वास राव। ठीक है, और विश्वास राव का जन्म ही हुआ था आपका 1741 में। पुत्र, इनके जो साथी आपका विश्वास राव के जो चचेरे भाई थे, यानी बालाजी बाजीराव के जो पुत्र थे, उनके विश्वास राव के जो भाई है उनका नाम था आपका सदाशिव राव भाव। और बालाजी बाजीराव के जो भाई हैं, बाजीराव के जो भाई हैं, भाई का नाम क्या है फिर, भाई का नाम है आपका रघुनाथ राव, रघुनाथ राव, तो इनके बेटे थे सदाशिव राव। ठीक है, यहां पर हुआ क्या, तो बालाजी बाजीराव जब गद्दी पर बैठे तो उनकी उम्र थी 18 वर्ष। और हैं कौन ये बालाजी बाजीराव, तो ये है आपका बाजीराव प्रथम का पुत्र, बाजीराव प्रथम के पुत्र हैं। बात क्लियर है, कौन है पुत्र। जो मराठा शासन बाजीराव प्रथम ने बहुत मजबूत किया था, उसी क्रम को इन्होंने आगे बढ़ाया। 1752 1752 वह वर्ष है जब कहते हैं मराठा शासन अपने चरम पर पहुंच गया था, यानी अपने पीक पर, जैनिथ पर, पैरामाउंट पर, शिखर पर पहुंच चुका था। तो 1752 किसका समय है, पेशवाई है।
लेकिन इसी के समय पर आपका मराठा शासन का पतन भी हुआ। पतन होने के कारण क्या थे कि अब ये सारी पॉलिटिक्स में आपका इंटरेस्ट लेने लगे, यहां भी देखना है, वहां भी देखना है, वहां भी देखना है। अब मान के चलो मुझे अपनी विधानसभा देखनी है तो मैं अपनी विधानसभा पर ही फोकस करूंगा ना, अगर मेरी सही नीयत है तो। सिर्फ थोड़ी सी चीजों को आप सॉर्ट आउट कर सकते, आप सारी चीजों को सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। तो इन्होंने क्या किया फिर, मारवाड़ में जो उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था उसमें जाके अपनी गर्दन घुसा दी। हाँ जी, इसको बनना चाहिए, इसको बनना चाहिए, तो मारवाड़ का विश्वास खो दिया। जयसिंह की डेथ हो गई, सवाई जयसिंह। उनकी डेथ के बाद में जो आपका वहां पर जयपुर में जो उत्तराधिकार का युद्ध था उसमें जाकर के इन्होंने इंटरफेयर किया। जाटों के विरुद्ध, यानी राजपूतों का तो अपना जो समर्थन इनको चाहिए था वह खो दिया। प्लस में दूसरी चीज क्या हुई, दूसरी चीज ये हुई कि जो अन्य जातियां थी, जैसे कि मैंने कहा राजपूतों का तो मारवाड़ और जयपुर में, जाटों का आपका भरतपुर के आसपास में सूरजमल, उनका विश्वास इन्होंने खो दिया। उनके खिलाफ ही इन्होंने एक घेराबंदी की, डेरा डाला। अब उसके कारण बहुत सारे लोग अलग अलग बताते हैं। वो ये कहते हैं कि नहीं, काउंटर लगाते हैं उस बात पे, भाई उन्होंने तो ऐसा किया था, वहां पे एक मंदिर की छत को तोड़ दिया था इसलिए विरुद्ध हुए थे। बफ 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 बफ, देखो एक बार देखते हैं। तो मैंने कहा बालाजी बाजीराव जब गद्दी पर आए तो बहुत सारे लोगों का इन्होंने विश्वास खो दिया। जाटों का विश्वास खो दिया, आपका राजपूतों का विश्वास खो दिया, है ना। और साथ में क्या हुआ कि इन्हीं के समय पर जो मुसलमान थे वो मुसलमान दो दलों में बट गए, एक तो भारतीय मुसलमान और एक विदेशी मुसलमान। विदेशी मुसलमान जो थे उन्होंने हेल्प मांगी अहमद शाह अब्दाली से कि तुम आकर के यहां इन मराठों के खिलाफ लड़ाई लड़ो। और इन्होंने क्या मैसेज दिया कि ये लड़ाई जो है ये है हिंदू और मुसलमान की लड़ाई। तो जिन हिंदुओं को इनका साथ देना चाहिए था उन हिंदुओं से इनके टर्म्स अच्छे रहे नहीं। भाई अगर तुम महाराष्ट्र से, जैसे पानीपत थर्ड हुआ, तो महाराष्ट्र से ये लोग कहाँ आए लड़ने, पानीपत में, हरियाणा में, तो दक्षिण से उत्तर आए। अब साउथ के लोग इसीलिए तो नाराज रहते हैं नॉर्थ के लोगों से। वही कहते जब हम वहां गए थे 2000 किलोमीटर लड़ने तो तुमने अपना फोन ऑफ कर लिया था, और बनते तुम बहादुर हो उत्तर भारत के सारे लोग, तुम ऐसे पेश आते हो कि तुमसे बड़ा कोई क्षत्रिय है ही नहीं। तब कहाँ थे तुम जब हमने फोन किया था, हेलो लड़ाई में चल रहे हैं, उसने फोन ही नहीं उठाया दोबारा। समझ रहे। तो तो क्योंकि इन्होंने वहां पर वो विश्वास खो दिया था। अब देखेंगे थर्ड पेशवा। तो थर्ड पेशवा के टाइम पे क्या हुआ, दो एक छोटी सी चीज याद रख लेना कि आपको याद रहेगी। तो इसने क्या किया, इसने राजपूतों का, राजपूतों का, जाटों का, इन दो उन सशक्त जातियों का समर्थन खो दिया जो उत्तर भारत में रूल करने के लिए जरूरी थी उस समय पर, जो राजनीतिक रूप से मजबूत थे या आपका सैनिक रूप से मजबूत थे, अगर इनका साथ ही लेते। और इसी समय पर इसी का फायदा उठाया किसने, दो ग्रुप जो बने, एक तो भारतीय मुसलमान, मैंने कहा आपसे, और एक विदेशी मुसलमान। जितने भी विदेशी मुसलमान थे उन सब ने किसको इनवाइट किया, विदेशी मुसलमानों ने किसको इनवाइट किया, इन्होंने इनवाइट किया साथी आपका अहमद शाह अब्दाली। किस देश का था अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली इसको बोलते हैं कि ये आपका दुर्रानी साम्राज्य, किससे, दुर्रानी साम्राज्य, जो कि कहाँ का है, ईरान का, वहां से ये आया। अब क्योंकि इसको मराठों के विरुद्ध युद्ध के लिए बुलाया गया था